Assalamu alaikum everyone. Welcome to Stars of NAST. And I hope some of you know by now, I am Sana Zafar. हम आपके लिए लाते हैं अपने ग्रेजुएट्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब और आज हमें बहुत स्पेशल गेस्ट ने ज्वाइन किया है फ्रॉम वाशिंगटन। वो बहुत स्पेशल इसलिए हैं बिकॉज ही इज वर्किंग इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एवर। ही इज एन इकोनॉमिस्ट एट IMF। हमारे साथ डॉक्टर आतिफ सईद चौधरी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आतिफ, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। Walaikum Assalam, and thank you very much for giving me this opportunity to join your platform. आप लोग बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं और मैं बड़ी खुशी हुई कि हमारे नस्ट के प्लेटफॉर्म पे इतने ज्यादा लोग इधर अमेरिका में भी हैं और ऑब्वियसली everybody is working for NUST for the betterment of NUST. So I was really very happy to see all this. Yep, and thank you very much once again for inviting me. Thank you so much. Thank you for joining us. आपने 2000 में EME से ग्रेजुएट किया when you completed your electrical engineering degree. उसके बाद से बहुत कुछ हुआ. How you ended up at IMF. It's been 22 years now. माशाल्लाह हम ये सारी चीजें जानने की one by one कोशिश करेंगे. लेकिन start करते हैं. Tell us something interesting about Washington. How is it living there with family? You have 3 kids, माशाल्लाह. Yeah. So yeah, मेरे 3 बच्चे हैं. So सबसे बड़ा 13 साल का है, फिर 11 साल का और अब एक छोटा सा बेटा है मेरा 3 साल का. तो या हम आजकल काफी वेरियस एज ग्रुप्स के बच्चों के साथ डील कर रहे हैं क्योंकि एक बेटा हाई स्कूल जाने वाला है और एक अभी जो है उसने चलना सीखा है. तो वी हैव अ डाइवर्सिटी इन आवर हाउस. वॉशिंगटन में अभी मुझे 4 साल हो गए इधर वॉशिंगटन में आए हुए और हमारी लाइफ इन वॉशिंगटन इज वी आर एंजॉयिंग इट. सर्दी होती है, हम इंतजार कर रहे होते हैं कि चेरी ब्लॉसम कब आएगा इधर वॉशिंगटन में. तो वॉशिंगटन में एक फेस्टिवल होता है या कह लें कि जब स्प्रिंग आती है तो यहाँ बहुत से चेरी ट्रीज लगे हुए हैं तो हर कोई वहां का रुख करता है. तो वो बेसिकली एक इंडिकेशन होता है कि सर्दियां खत्म हो रही है. सर्दियों में तो हम लोग बिल्कुल बंद होते हैं घरों में क्योंकि एवरीवेयर इट्स वाइट. इवन इफ इट्स नॉट वाइट, सर्दी होती है तो ज्यादा घरों के अंदर एक्टिविटी होती है. मगर गर्मियों में अब गर्मियां आ रही हैं. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द समर्स और हमने रिसेंटली एक्चुअली घर भी खरीदा है. और घर का कोई यार्ड थोड़ा सा बड़ा है तो आजकल तो मेरा जो सारे वीकेंड्स हैं वो सिर्फ यार्ड वर्क के ऊपर गुजर जाते हैं. और ये गार्डनिंग मेरी हॉबी भी थी तो थोड़ा सा उस पर भी मुझे हाथ साफ करने का मौका मिल रहा है. नेचर के साथ मतलब क्योंकि यार्ड बड़ा है, दरख्त बहुत ज्यादा है तो नेचर से भी कुर्बत इधर हो रही है. तो आई थिंक वी आर एंजॉयिंग ऑल बिट ऑफ आवर लाइफ हियर इन वॉशिंगटन. बाकी लाइफ इज बिजी हियर. ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है. एक जिस तरह के एक अर्बन एरिया का एक यहाँ पे अमेरिका में है. तो पेंडेमिक के दौरान, कोविड के दौरान तो हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो काफी एक हमें थोड़ा सा टाइम मिल गया था घर में ज्यादा टाइम स्पेंड करने का. अब दोबारा से हम ट्रैफिक में आ गए हैं, वापस ऑफिस जाना शुरू हो गया है. तो या सो दैट्स आवर लाइफ हियर कि हाँ ट्रैफिक के साथ आपको साथ डील भी करना पड़ता है. वॉशिंगटन इटसेल्फ बेसिकली एक मल्टीकल्चरल सिटी है. तो इधर इट्स अ वेरी वेलकमिंग सिटी. इधर आपको हर किस्म के कल्चर के लोग मिल जाते हैं, आपको दोस्त मिल जाते हैं, नए दोस्त बन जाते हैं. पाकिस्तानी कम्युनिटी भी, मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं ज्वाइन जब करा था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी इधर होगी, मगर काफी बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी इधर है. तो हमें इधर कोई ना कोई पाकिस्तानी भी मिल जाता है और इसके अलावा बाकी जो दूसरे तो इट इज अ डाइवर्स कल्चर और वी आर एंजॉयिंग इट, interacting with other people, and that's I think a good part of our life here. That's the main part, mashallah, that you're enjoying it and you know having kids, growing kids आपके लिए बहुत important चीजें होती हैं. You have the society, you have the community around that you want to be in. थोड़ा सा आपके रिवाइंड करते हैं आपकी लाइफ बिफोर नस्ट. बताइएगा, कुछ चीजें सुनी है मैंने. यू वेंट टू हसन अब्दाल, आपको क्रिकेट का बहुत शौक था, आप फ्रेंड्स के साथ मिलके शेयर्ड इंटरनेट यूज करते होते थे एंड यू यूज्ड टू मेक द लॉग्स के कौन कितनी देर यूज करेगा. कुछ न्यूज सुनने को मुझे मिली, बाकी आप बताइएगा. Yeah, I think हसन अब्दाल तो मैं हसन अब्दाल में जब था तो मेरे काफी ज्यादा दोस्त जो है, I'll start my journey from there. हसन अब्दाल में या तो आर्मी में जाते हैं लोग, या तो इंजीनियरिंग करते हैं या मेडिकल में जाते हैं. उस जमाने में यही था कि या तो इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल करना है या PMA चले जाना है. तो मेरे काफी ज्यादा दोस्त जो थे वो नस्ट में आए थे और स्पेशली EME कॉलेज में आए थे जो कि मेरे हसन अब्दाल के दोस्त थे. तो एक सपोर्ट ग्रुप हमारा ऑलरेडी मौजूद था. फिर उसके अलावा हमारे EME कॉलेज के अंदर, नस्ट के अंदर और भी दोस्त बने. अब एक नस्ट भी
एक माशाल्लाह एक डाइवर्स कम्युनिटी है, पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ पे आते हैं, तो उधर काफी नए दोस्त बने। अच्छा, उस जमाने में इंटरनेट भी नया नया आ रहा था, और जब हमें छुट्टियां होती थी तो हमें ये था कि यार हाँ इंटरनेट लेते हैं और उसमें कितनी रिसर्च हमने करनी है वो कर लेते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं। मेरा तो ये होता था कि यार मैं जब थोड़ा सा आगे भी देखता था कि आगे कौन से कोर्स आ रहे हैं, तो मेरा ये इंटरेस्ट होता था कि देखूं यार इसमें है क्या क्या खास चीज है इस कोर्स में। और उसी दौरान फिर जब हमें अनलिमिटेड इंटरनेट का आया तो हम दोस्तों ने इकट्ठे मिलके किया और शेयर करना शुरू किया इंटरनेट। और अगर 6 बजे किसी का टाइम खत्म हो रहा है तो 6 बजे 1 मिनट पे कॉल आ जाती थी, यार तूने बंद नहीं किया इंटरनेट। तो वो फिर हाँ, वो 6 बजे एक डेडलाइन होती थी कि हमने बंद करना है। वो फिर जब हम बंद करते थे, मगर उस दौरान जब वो हमने जब इंटरनेट यूज करना शुरू किया तो उस दौरान मैंने काफी यूनिवर्सिटियों के ऊपर भी रिसर्च, मैं तो उस जमाने में यूनिवर्सिटी में हम एक फॉर्म फिल कर देते थे तो उसका एक ब्रोशर आया था। तो उधर से फिर थोड़ा सा एक रुझान ये भी हुआ कि हाँ यार थोड़ी सी मतलब लास्ट में तो पढ़ ली है, आगे की एजुकेशन के बारे में भी सोचना चाहिए। तो वहां से फिर हमने सोचना शुरू किया कि किस तरह से हमने आगे एजुकेशन प्लान करनी है। बाकी ड्यूरिंग लास्ट मेरे घर के सामने एक अच्छा बड़ा सा ग्राउंड था, तो क्लासेस के बाद हम सारे दोस्त इकट्ठे हो जाते थे और हमने हमसायों को खूब तंग किया, खूब क्रिकेट खेला हमने वहां पे। और हमसाये मेरे ख्याल से उनको तो हमने जितना तंग किया, वो तो जब हम वहां से गए ग्रेजुएट हुए तो शायद वो शुक्र अदा करते होंगे, शायद किसी ने तो शुक्राने के नफल भी पड़े हों कि यार ये चले गए, अब अच्छी बात है क्रिकेट और नहीं होगा। मगर वो बहुत हमने एंजॉय किया, बहुत क्रिकेट हमने खेला, क्रिकेट के ऊपर खूब हमने हाथ साफ किया बेसिकली। तो उधर भी हमारी काफी अच्छी खासी दोस्तियां बढ़ी, क्योंकि जब आप एक काम इकट्ठा कर रहे होते हैं तो यू बिल्ड फ्रेंडशिप्स, यू बिल्ड रिलेशनशिप्स। तो ये था एक क्रिकेट एक नश का हमारा रहा कि हमने काफी क्रिकेट भी खेला। नहीं, थैंक यू फॉर शेयरिंग, साउंड्स फन। थोड़ा सा नस्ट की मेमोरीज पे आइएगा, वहां पे कैसा था आपका टाइम, कोई फ्रेंड्स कोई टीचर्स आप मेंशन करना चाहेंगे? या नस्ट के अंदर तो वैसे एक आपके जैसे आपको पता है हम ईएमई कॉलेज में थे, तो वहां उस वक्त थोड़ा सा जरा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था, मगर उस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के अंदर भी हमने एंजॉय करना नहीं भूले हम लोग। तो दैट्स वन गुड थिंग अबाउट आवर मेमोरीज इन ईएमई कॉलेज। सेमेस्टर 1 से मुझे याद है हमारी एक कोर्स होता था वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का। तो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में हमें वो कहा जाता था कि आपने ये पुर्जा बनाना है। तो हम जानबूझ के कोई उल्टा सीधा काम करके कोई उल्टे सीधे हम चीजें बना देते थे, और जिसके ऊपर हमारे जो उस्ताद होते थे, जो इंस्ट्रक्टर्स होते थे, टेक्नीशियंस होते थे, वो नाराज भी होते थे। मगर हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे वो बड़े अच्छे थे, तो वो उनके साथ हमारी अच्छी दोस्ती शोस्ती भी रही, हम इंजॉय किया खूब हमने। वहां से हमारी इंजॉयमेंट का पहले सेमेस्टर से इंजॉयमेंट का सफर स्टार्ट हुआ। उसके बाद हमने जितने भी कोर्सेज लिए उसमें हमने कोई ना कोई इंजॉयमेंट जरूर ढूंढी, किसी को तंग किया, किसी इंस्ट्रक्टर को तंग किया, किसी को नहीं किया, किसी के साथ दोस्ती की। प्रोजेक्ट्स हमारे जो होते थे उसमें मुझे याद है कि मेरे घर के मेरा जो अपार्टमेंट था उसमें एक छोटा सा कमरा था साइड पे, तो हम लोगों ने वहां पे नाइटर्स भी लगाए प्रोजेक्ट बनाने में, और सब उल्टे सीधे प्रोजेक्ट किए। पूरा रात लगा के अगले दिन जब प्रोजेक्ट प्रेजेंट करते थे तो इंस्ट्रक्टर कहता था नहीं ये तो इसमें ये मसला है, इसमें ये मसला है, तो गुस्सा भी चढ़ता था। मगर उसके बाद फिर लर्निंग की अपॉर्चुनिटी भी मिलती थी। और मुझे एक और पहले सेमेस्टर का ही मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। हमारा एक इंजीनियरिंग ड्राइंग एक कोर्स होता था, तो उसमें एक हमारे इंस्ट्रक्टर जो लगे वो बांग्लादेशी थे। अब वो जो बांग्लादेशी इंस्ट्रक्टर थे, हमारा ख्याल था इसको उर्दू नहीं आती है, तो हम उसके बारे में हर किस्म की बातें करते थे और कोर्स के बारे में हर किस्म की बातें करते थे। तो आखिरी दिन जब वो जा रहा था तो उसने हमसे उर्दू में बातें करना शुरू कर दी। तो उसके बाद यार रियलाइज किया ओके, बट या दैट वाज वन एम्बैरेसिंग और फनी पार्ट। इसी तरह फिर जब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज में आए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी हमने सर्किट्स बनाना शुरू किए, तो हर चीज उल्टा काम किया, और कुछ हम जानबूझ के भी उल्टा करते थे ताकि टीचर को भी तंग किया जाए, ये सर ये बन नहीं रहा है, क्या करें हम इसका। और बेचारे इंस्ट्रक्टर जो है वो भी फंस जाते थे कि यार इसने किया गया, ये कर कैसे गया इस तरह का काम। बट देयर वी आई आल्सो रियलाइज्ड अपने क्लासमेट्स के बारे में भी कि वी आर अ क्रिएटिव नेशन, हम अगर कुछ करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं।
और इसको इस कॉम को अगर थोड़ी सी डायरेक्शन मिल जाए, आई थिंक दैट वाज अ बिग लर्निंग पार्ट ऑफ माय लाइफ कि हम किसी से कम नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें आप जरा सा काम दे, हम 10 गुना काम उसका कर सकते हैं। और आई थिंक दैट वाज वन बिग लर्निंग फ्रॉम माय लाइफ एट लास्ट कि यार हमारी एक अवेयरनेस बढ़ी कि यार हम एक कॉम एज ए नेशन हम टैलेंटेड कॉम है, हम काफी कुछ कर सकते हैं। बट या that was a good part of learning from definitely if an institute empowers you, gives you that kind of confidence that you can do it, can do attitude कि you learn that you can try, it's okay if it will go wrong but you can try, you have the capability, ये बहुत जरूरी है and it takes you a long way। थोड़ा सा इसके बाद आइएगा कि प्रोफेशनल जर्नी, जब आपने ये नास से ग्रेजुएट कर लिया ईएमई कॉलेज से, यू वेंट टू लम्स, यू डिड योर एमबीए फ्रॉम देयर एंड एवरीथिंग दैट हैपेंड इन बिटवीन टिल डेट, हाउ यू एंडेड अप बीइंग एट आईएमएफ। या ओके, सो एक्चुअली इस तरह हुआ कि जब हम ग्रेजुएट किया नर्स से हमने, तो मैंने एक जॉब शुरू कर दी। उस जमाने में मेरे काफी क्लास फेलोज गए थे, कंपनी का नाम था इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज, डॉक्टर शुएब और डॉक्टर फारूक कामरान, डॉक्टर सईद, ये काफी हमारे उस्ताद थे जिनसे हम काफी इन्फ्लुएंस भी थे, काफी हमें काफी वो अच्छे भी लगते थे, पसंद भी थे, और वो हमारा ख्याल भी रखते थे बेसिकली। उन्होंने एक कंपनी शुरू की इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज, उसमें काफी ज्यादा लोग गए। अब उस जमाने में एक और कंपनी थी, हम यू फोन, जिसका अब हम मोबाइल भी यूज करते हैं, वो भी आ रही थी। तो मैं और मेरा एक और दोस्त जवाद सलाउद्दीन, वो भी आजकल अमेरिका में ही होता है, हम लोग इंटर्नशिप करने गए उस कंपनी में, उन्होंने हमें जॉब ऑफर कर दी। तो हमने इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज का सोचा भी नहीं, जिधर 70% ऑफ आवर क्लास इधर गई, हम इधर चले गए। अच्छा, इधर चले गए तो इधर था सारी रूटीन ड्यूटी कि रात को आप शिफ्टें लगा रहे हैं, बैठे हुए हैं और बस देख रहे हैं कि सिस्टम खराब तो नहीं हो रहा। बस खराब हुआ तो एक आपने कॉल की अपर लेवल सपोर्ट को और कह दिया जी हाँ जी चीज खराब हो गई है, प्लीज ठीक कर दो। तो उधर थोड़ा सा हमारा ये था कि यार इधर से अब थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए। उस जमाने में हम काफी ज्यादा दोस्त, अजीम सरवर मेरा एक दोस्त है, अजीम वो था, सभी नासिर था, हम लोग आगे अप्लाई कर रहे थे फर्दर एजुकेशन के लिए। हमने इकट्ठे मिलके एप्लीकेशंस जमा कराई। मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कुछ 4 यूनिवर्सिटीज में पीएचडी में दाखिला हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली उस जमाने में 9/11 भी हो गया और मेरा वीजा जो है वो नहीं आया टाइम पर। तो मैं नहीं जा सका। फिर उन्होंने कहा जी ठीक है, आप वीजा लग गया आपका अक्टूबर में, तो आप ऐसा करें स्प्रिंग में आ जाए। फिर मेरी अपनी काफी इंस्ट्रक्टर से बात की, उन्होंने कहा जी क्या स्प्रिंग में जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके कोर्सेज शुरू हो चुके होते हैं और आपको वो सेकंड वर्जन जो आपने पहला फर्स्ट वर्जन पढ़ा नहीं उसका, तो वो क्या करोगे उधर जाके, आपको आरएशिप भी नहीं मिलेगी। तो फिर आई ड्रॉप दैट प्लान। फिर मैंने कहा नहीं यार अब कुछ तो करना है। फिर देन आई अप्लाइड फॉर एन एमबीए एट लम्स, और लम्स के अंदर मुझे कुछ नहीं पता। मुझे उस जमाने में हम बच्चे थे, 20 साल के 22 साल के थे, हमें कुछ नहीं पता था कि यार ये एमबीए क्या चीज होती है, बस पढ़ना है आगे जाके। तो इंजीनियर को तो वैसे ही बिजनेस के बारे में कम ही पता होता है। अगर आप थोड़ा सा ह्यूमैनिटी साइड पर हो तो शायद हाँ एमबीए और बिजनेस के बारे में पता है, मगर उस जमाने हमारी जो इंजीनियरिंग एजुकेशन थी, हम नंबरों तक और मशीनों तक महदूद होते थे। तो मैंने फिर एमबीए के लिए अप्लाई किया, उधर एमबीए में दाखिला मिल गया, और दैट वाज ए जर्नी। उधर थोड़ा सा मेरा लाइफ चेंजिंग जर्नी थी, बिकॉज पहले तो हमारा सिर्फ इंजीनियरिंग और इससे ताल्लुक था। उधर जाके फिर हमने थोड़ा सा बिजनेस के बारे में भी सीखा। उधर फिर थोड़ा सा एलिमेंट आया कि यार हाँ इंजीनियरिंग भी है, उसके अलावा एक ह्यूमन साइड भी होती है हर चीज की। इकोनॉमिक्स में मुझे थोड़ा सा उधर इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की जब मैंने कोशिश की है, तो उनमें भी एक्चुअली मुझे जब ग्रेजुएट किया तो उसमें भी मुझे मेडल्स मिल गए। तो मुझे काफी मेरे उधर लम्स के प्रोफेसर ने कहा जी कि तुम जो पीएचडी करके आओ। तो उन्होंने भी मुझे इस टाइम पे लगा दिया कि चलो भाई पीएचडी करो। उस वक्त मेरा कोई ये नहीं था कि यार मैं इकोनॉमिक्स में पीएचडी करूंगा, मेरा फाइनेंस की साइड पे ज्यादा था। खैर इवेंचुअली आई केम टू नो कि फाइनेंस और इकोनॉमिक्स दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। तो इवेंचुअली वो फुल ब्राइट के लिए मैंने अप्लाई किया, तो फुल ब्राइट के थ्रू मुझे पता लगा कि जी ये फाइनेंस में आप पीएचडी मुश्किल है, आपको दाखिला मिले, इकोनॉमिक्स में करोगे ये कहोगे तो इकोनॉमिक्स में शायद आपको फुल ब्राइट मिल जाए, तो आपको हो जाएगा। तो मैंने वो इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर दिया और आई गॉट एन एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन, और 5 साल उधर मैंने फुल ब्राइट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी कंप्लीट की।
विदाउट हैविंग एनी बैकग्राउंड इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का हम एक कोर्स लेते थे एमबीए में, और वो भी बेसिक लेवल का था। तो उधर जब मैं गया तो मैंने कहा यार बस ये तो फंस गए हैं इधर, अब क्या करें हम। क्योंकि मैंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ था, और जो मेरे जो कोलीग्स आए हुए थे, क्लास फेलोज थे, वो मास्टर्स कर आए हुए थे यूनिवर्सिटी से। कोई यूपेन से आया हुआ था मास्टर्स करके, कोई अच्छे बड़े बड़े नाम जो यूनिवर्सिटी के नाम है उनसे मास्टर्स करके आए हुए थे इकोनॉमिक्स में। और मैंने टोटल जिंदगी में एक कोर्स लिया था इकोनॉमिक्स का, और शायद एक इंजीनियरिंग में भी लिया था, उसको हमने पढ़ा नहीं था ज्यादा, तो इसलिए मुझे नहीं आइडिया कि इंजीनियरिंग के अंदर हमने क्या इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। वो जो मुझे आइडिया था छोटा सा कि एक डिमांड सप्लाई होती है, इसके आगे मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ नहीं पता था। उधर आके मेरे काफी पहले 2 साल मेरे काफी मुश्किल थे, क्योंकि मुझे सारा पिछला अंडर ग्रेड भी उन 2 सालों में कंप्लीट किया, और साथ साथ मास्टर्स की भी, वो ग्रेजुएट एजुकेशन जो होती है वो भी की। मगर जो 2 साल मैंने सख्त गुजारे, तो वो कहते हैं ना कि सोना कुंदन हो जाता है, तो उसके बाद मेरा काफी अच्छा टाइम गुजरा, और मेरी अच्छी रिसर्च गई। मेरे एक टॉप नाम है हमारा पीएचडी में, सॉरी इधर इकोनॉमिक्स की रिसर्च में, वो मेरा एडवाइजर था। तो 5 सालों में उसने मुझे ग्रेजुएट कर दिया। अब फुल ब्राइट वालों ने कहा जी कि चले भाई आप आ जाए वापस पाकिस्तान में। मैं फिर आ गया वापस पाकिस्तान में। मैं अब ऑब्वियसली मेरे जो लम्स के प्रोफेसर थे उन्होंने कहा जी कि यार ये हमने कहा है तुम्हें, तो आ जाओ इधर। तो मैंने बस लम्स ही अप्लाई किया, उन्होंने मुझे उधर ही मुझे जॉब मिल गई। तो उधर भी उन्होंने मुझे काफी रगड़ा लगा उधर एज अ प्रोफेसर भी, क्योंकि मैं वो समझा था कि यार इसको जो भी सब्जेक्ट दोगे ये पढ़ा लेगा। तो मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया, मैंने फाइनेंस पढ़ाया, मैंने लीडरशिप पढ़ाई। फिर मुझे उन्होंने एग्जीक्यूटिव एजुकेशन में डाला। एग्जीक्यूटिव एजुकेशन में आप जब एक नई पीएचडी करके आए हुए हैं, आपका कोई ज्यादा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस नहीं है, और जो भी कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है वो छोटे एक इंजीनियर लेवल का एक्सपीरियंस है। जब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पढ़ा रहे होते हैं तो वो तो आपको खा जाते हैं। पहला जो मैंने वो एग्जीक्यूटिव एजुकेशन का कोर्स लिया, उसमें तो वाकई मेरी काफी बुरी हालत थी। मुझे काफी लोगों ने जो है वो लिटरली मुझे खा गए थे वो। But again, that was a very good learning experience for me. और I think इधर मैं एक साइड ट्रैक करूंगा एक बात को। जब आप मुश्किल वक्त से गुजरते हैं तो आप 2 काम कर सकते हैं, या तो आप बिल्कुल डाउन हो जाए, या फिर आप उससे सीखने की कोशिश करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम हुआ कि मैं उस वक्त डाउन नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं यार, मैंने तो अब इसको बेहतर करना है। तो उधर मेरा एक अल्लाह ताला ने मदद किया कि मैं थोड़ा सा पॉजिटिव रहा। मैंने कहा नहीं, मैंने और बेहतर करना है। तो इवेंचुअली फिर मैं एग्जीक्यूटिव एजुकेशन फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रोग्राम्स को मैं लीड करता रहा उधर। इसके अलावा मैंने पीएचडी को भी पढ़ाया उधर। पीएचडी को मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई, एमबीए को मैंने फाइनेंस पढ़ाया, एग्जीक्यूटिव एमबीए को मैंने फाइनेंस पढ़ाया, अंडर ग्रेड को मैंने स्टेटिस्टिक्स पढ़ाया, अंडर ग्रेड को हर किस्म का मैंने कोर्स पढ़ाया होता है। तो उसकी वजह से एक फायदा ये हुआ कि आपका जो होराइजन होता है वो ब्रॉडन होता है, आप ज्यादा चीजों को समझने लगते हैं। और एक और चीज कि जब आपको सबसे ज्यादा लर्निंग तब होती है जब आप किसी दूसरे को कुछ सिखा रहे होते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में ये है कि यार किसी दूसरे को बताना नहीं है, ये नहीं करना कुछ। मैंने देखा है किस तरह की चीजें होती हैं। आई थिंक ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी दूसरे को समझा रहे होते हैं, और एज ए टीचर मैंने ये सीखा कि जब आप किसी दूसरे को समझा रहे होते हैं उससे ज्यादा वैल्यू एडिशन आपकी खुद हो रही होती है, आप खुद सीख रहे होते हो। तो उधर मैंने जब इन ज्यादा इस डाइवर्स सेट ऑफ लोगों को पढ़ाया, इवन एग्जैक्ट बोर्ड मेंबर्स को पढ़ाया, उनको लीड किया सेशन उनकी, तो मेरा होराइजन काफी बर्डन हुआ। सो आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर। हम इधर कहते हैं कि एक बिगर पिक्चर को आप समझो। इंजीनियरिंग में ये होता है कि हम मशीनों के अंदर इन चीजों को समझते हैं, अब बच्चे भी होते हैं, हम नए नए ग्रेजुएट हुए होते हैं, बट एज यू गो ऑन यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर कि एक मशीन जो है चल रही है, वो मशीन सिर्फ खुद से नहीं चल रही है, वो बहुत सी चीजों को चला भी रही है। तो आप समझो कि वो बहुत सी चीजों को चला कैसे रही है। तो आई थिंक वो जो 5 साल थे, दैट वाज अ स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर मी कि मैं इधर आईएमएफ के अंदर आ गया। अब मेरा एक विस्कॉन्सिन में दोस्त था, बांग्लादेशी था, उसने मुझे कहा यार आईएमएफ हायरिंग कर रही है, तो जरा एप्लीकेशन मुझे भेज दो। तो मैंने वो रिज्यूमे वगैरह उसको भेज दिया। तो उसने एचआर को जमा कराया, एचआर वालों की कॉल आ गई कि यार वो आपकी एक रिज्यूमे आया है, तो आप एक काम करें यूएई में इंटरव्यू पे आते हैं। तो मैं इंटरव्यू पे चला गया, उधर उन्होंने मुझे रख लिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी आप वाशिंगटन आए और इंटरव्यू दें। मैं उधर गया, उधर मैंने इंटरव्यू दिया।
और उन्होंने मुझे रख लिया। तो उसके बाद अब इनका इंटरनल प्रोसेस होता है, वो 2 साल चला। 2 साल 2018 में उन्होंने मुझे एक जॉब दे दी इधर IMF के अंदर। तो उधर से मेरा IMF का सफर शुरू हुआ। IMF is an amazing organization to work for। अगर आप एक के काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि जो आप काम कर रहे हैं, is an amazing organization to work for। उसकी वजह ये है कि आप सिर्फ एक स्पेसिफिक कंट्री को नहीं समझ रहे, आप पूरी दुनिया में इकोनॉमिक कंडीशंस किस तरह से चल रही है वो आपको समझ में आ रही है। एज आई सेड अर्लियर, अ बिगर पिक्चर। एक तो आपको बिगर पिक्चर को समझ में आने लगती है कि आप सिर्फ अब आप महदूद नहीं हो कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, आप महदूद नहीं हो कि जी फिलहाल कंट्री में इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, आप पूरी ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस को समझ रहे हो कि अगर अमेरिका में ये होता है, अमेरिका में ये होता है, या रशिया में ये होता है, तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या होगा, या किसी अफ्रीका की कंट्री में क्या होगा। तो वो एक तो वो हमें समझ में आती है। दूसरा जो अच्छी चीज ये है कि हम पॉलिसी मेकिंग साइड पे ज्यादा आ जाते हैं। जो हम रिसर्च कर रहे होते हैं वो रिसर्च बड़ी स्पेसिफिक होती है, एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर होती है। इधर IMF में ये है कि आप अगेन बिगर पिक्चर समझ रहे हो, और आप ये भी समझ रहे हो कि आपने पॉलिसी कैसे डिवाइस करनी है, while understanding the economics, not just the economics, while understanding the political environment of the country। तो इधर अगर आप कहते हो कि साहब इकोनॉमिक्स की बेसिस पर आप डिसीजन ले रहे हो, तो इधर ऐसा नहीं होता। इधर आप काफी बड़ी पिक्चर को देख रहे होते हो। तो उसके ऊपर जब एक्सपोजर होता है तो वो एक काफी अच्छा मेरे लिए एक बेनिफिशियल एक्सपीरियंस रहा कि हमें बिगर पिक्चर समझ में आ रही। फिर आपका जो मिशंस होते हैं, जब आप किसी मुल्क में जाते हो, आप दूसरे लोगों के साथ मिलते हो, उनको समझते हो। फिर ऑब्वियसली आपकी एक्सेस बाज दफा जब आप मिशन पे जाते हो तो मिनिस्टर से भी बातें कर रहे होते हो, सीनियर लेवल के लोगों से बातें कर रहे होते हो। तो एक एक्सपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। पिछले 2 सालों से हम पेंडेमिक में वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो आजकल वर्चुअल मिशन हमारे बड़े चल रहे हैं। तो आजकल तो वर्चुअली हम बात कर रहे हैं अपने जो कोलीग्स होते हैं दूसरे मुल्कों में। तो बट अभी ये खत्म हो रहा है, तो होपफुली हमारा दोबारा से फिर अब ये ऑन फील्ड काम शुरू होने वाला है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। माशाल्लाह, बहुत अमेजिंग जर्नी है आपकी। थैंक यू फॉर शेयरिंग इन सो मच डिटेल माशाल्लाह। एंड आई थिंक बहुत अच्छी बातें की हैं आपने। हर बात पे मैं कोई ना कोई कमेंट कर सकती हूँ। आई क्विकली गो थ्रू दैट। आई थिंक सबसे पहले जो आपने बात की कि आपने इंजीनियरिंग में भी कुछ इकोनॉमिक्स के कोर्सेज पढ़े थे बट यू डिडंट टेक देम सीरियसली, ये भी एक लर्निंग लेसन है। मैं भी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगी, व्हेन आई टॉट बैक एट नास, तो मैंने इंजीनियर्स को ही पढ़ाया था और वो मैनेजमेंट कोर्सेज को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते थे। 2 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है, हु केयर्स, बस किसी तरह गुजार लें और फिर सब भूल जाएं। लेकिन नहीं, जरूरी नहीं कि आपने IMF में ही जॉब करनी हो या आपने इसी फील्ड में जाना हो। इट्स इम्पॉर्टेंट आपका थोड़ा सा विजन सिर्फ नंबर्स और उन चीज़ों से निकल के आता है। थोड़े से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती हैं, बात करने का तरीका, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, दिस एंड दैट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसको ना इग्नोर करें। प्लस उसके बाद जो आपने आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई वो ये कि व्हेन देयर वर चैलेंजेस, देयर वर टाइम्स जब आपको लगा ये बहुत मुश्किल है, इट इज बियॉन्ड यू, यू स्टिल मेड इट पॉसिबल। सो नॉट गिविंग अप when it gets tough is a very very important lesson। I think ये तो लाइफ लॉन्ग लेसन है, हमेशा हर स्टेज ऑफ लाइफ पे ये बड़ा जरूरी है याद रखना, हम अक्सर भूल जाते हैं। और जब आप एक्सपोजर की बात करें एंड में, आई थिंक ये भी बहुत जरूरी है। हम जितना महदूद सोच रखेंगे उतना ही महदूद सोचेंगे और उसी तरह एक्ट करेंगे। आपको माशाल्लाह आपके यू हैपन टू बी इन सच एन ऑर्गेनाइजेशन को आप एक ग्लोबल व्यू मिल जाता है। सो वेरी ग्लैड टू नो। इंशाल्लाह अ लॉन्ग वे टू गो। आपको वी विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल आवर प्रेयर्स आर विद यू। इंशाल्लाह और सक्सेस मिले आपको। थैंक यू वेरी मच। आपकी यही जो स्पेशली हमने बात यहाँ खत्म की कि आपका ग्लोबल एक्सपोजर है माशाल्लाह, इट्स नॉट लिमिटेड टू एनी वन कंट्री और नॉट जस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। उसको मैं एक और क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा रिलेट करना चाहूंगी। हम बहुत बात करते हैं अभी फीमेल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की, और हम कहते हैं कि हम वी आर ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग्स फॉर फीमेल्स। हाउ डू यू सी इट sitting in IMF, having a global exposure now? Because it's difficult जब आप honestly पाकिस्तान में किसी से बात करते हैं तो कई दफ़ा उनको जिसमें it's not always their fault, it's just that उनको वो exposure नहीं मिलता, उनको शायद उस तरह से ट्रेनिंग्स नहीं दी जाती कि उनको एक्नॉलेज करवाना ही, दे कैन नॉट गो बियॉन्ड कि हम हायरिंग में इतने नंबर्स फीमेल्स ले लेते हैं और इतने मेल्स ले लेते हैं, so probably we are serving this purpose. How do you see it? Do you think there is progress there, and or we still have a long way to go? Where do you see us? Yeah, I think in Pakistan, especially पाकिस्तान की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इस तरह की इशूज डेवलप्ड कंट्रीज में भी चलती है, मगर ये थोड़ी ज्यादा आगे चल पड़ी है इस मामले में।
आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्लूसिविटी, हम आजकल इधर IMF में भी काफी इंक्लूसिविटी की बात करते हैं कि जी हर चीज इंक्लूसिव होनी चाहिए, और उसकी वजह है अगर हम एक अकाउंटेंट या इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर एक बड़ी बेसिक लेवल पे बात करें, अगर आप एक टीम को लीड कर रहे हैं और अगर आप एक फॉर एग्जांपल चीफ एग्जीक्यूटिव हैं किसी कंपनी के, और अगर आप सारे के सारे अकाउंटेंट हायर कर लेते हो तो वो कंपनी नहीं चलेगी। अगर आप सारे के सारे इंजीनियर हायर कर लोगे तो वो कंपनी नहीं चलेगी, क्योंकि किसी ने सेल्स भी करनी है, किसी ने फाइनेंसेस भी रखने हैं, किसी ने प्रोडक्शन भी करनी है, किसी ने डिजाइनिंग भी करनी है। तो डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस हमें एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन से मिल जाती है कि डाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। यही इंपॉर्टेंस अब जब आप इंक्लूसिविटी की, जब यहाँ मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ जेंडर, अदर जेंडर की भी बात करते हैं, ये बहुत जरूरी है। इस डाइवर्सिटी का फायदा होता है, इस डाइवर्सिटी से यू गेट न्यू पर्सपेक्टिव्स, इस डाइवर्सिटी की वजह से यू गेट टू नो न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स टू मेक थिंग्स वर्क बेटर फॉर यू। तो डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स दैट एट द बेसिक लेवल मैंने जो ये समझाने की बात करने की कोशिश की है। बाकी हाँ, हमें आगे काफी जाना है इसके ऊपर। हम सिर्फ डाइवर्स जेंडर स्पेसिफिक डाइवर्सिटी की जरूरत नहीं है, हम इसको और ब्रॉड अगर कर ले, हमारे यहाँ बहुत से ग्रुप्स हैं और एक ग्रुप जो है वो दूसरे को इंक्लूसिव नहीं करना चाहता। दैट्स द हार्श रियलिटी अनफॉर्चुनेटली। हम खैर मैं इस पे ज्यादा नहीं बात करूंगा, बट हमारे यहाँ काफी इस तरह के इश्यूज हैं कि जहाँ पे इंक्लूसिविटी बिल्कुल नहीं, जेंडर तो खैर स्पेशली। तो डाइवर्सिटी से फायदा ही होता है, और आई थिंक इसके ऊपर हमें डेफिनेटली काम करने की जरूरत है। और एंड व्हेन आई वाज एट लम्स तो मैंने देखा था कि हमारे पूरे पाकिस्तान में इसके ऊपर काम हो रहा है, और होपफुली एंड इंशाल्लाह वी विल इंशाल्लाह मेक प्रोग्रेस इन दैट। और जब हम इंक्लूसिव रखेंगे हर किसी को तो हमारी सोसाइटी ही डेवलप करेगी इंशाल्लाह। डेफिनेटली नहीं, आई टोटली एग्री, इट्स अ वेरी गुड आंसर, थैंक यू। आई टोटली एग्री, और ये बात मैं हमेशा करती हूँ कि अगर कहीं भी फीमेल्स को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रही हैं, उन्हें फैसिलिटेट किया जा रहा है कि वो फैमिली भी मैनेज कर लें, वो घर भी मैनेज कर लें और उसके साथ साथ वर्क मैनेज कर लें, तो यू नॉट डूइंग देम अ फेवर, आप एक्चुअली इनेबल कर रही हैं कि उनका पोटेंशियल बाहर आए। इट विल वर्क फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड, एंड एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, इट विल वर्क फॉर एवरीवन। ऑफ कोर्स एक घर से सिर्फ एक बंदा काम कर रहा है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आपने पहले एग्जांपल दी कि आप सिर्फ एक सेट ऑफ पीपल के साथ कर रहे हैं, उससे आप कंपेयर करें तो ऑब्वियसली जब आपने उनको इस तरह फैसिलिटेट किया दैट दे कैन वर्क विद देयर फुल पोटेंशियल, इट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। और ऑब्वियसली हर एक के ड्रीम्स हैं, एम्बिशंस हैं, उनका जेंडर से कोई इतना ताल्लुक होना नहीं चाहिए। सो आई एम ग्लैड टू नो दैट। चलिए थोड़ा सा सीरियस हो गया इंटरव्यू, हम एक फन क्वेश्चन पे रैप अप करते हैं। एक हमारा सेगमेंट है विच इज कॉल्ड अवाम का सवाल, एंड सिंस आई हैपन टू नो सम ऑफ योर फ्रेंड्स, उनमें से एक का क्वेश्चन मैं इंक्लूड करूंगी। डॉक्टर अजीम सरवर ने पूछा है कि अस्करी 7 में जब आप रहते थे, आई थिंक आप उसी अपार्टमेंट की पहले भी बात कर रहे थे, और आप लोग वहाँ बहुत क्रिकेट खेलते होते थे, लोग दूर दूर से आते थे उस टीम को ज्वाइन करने, उस क्रिकेट टीम का नाम नूरे था, और क्यों था? सारे नूरे थे जी। ये अजीम ने नाम रखा था, ये तो अजीम से पूछे आप। अच्छा, नहीं, उन्होंने तो कहा आपसे पूछते हैं। Give us some explanation. हम सारे नूरे थे। What does that mean? ये अजीम से पूछते बेहतर है। अब उनका इंटरव्यू तो हो चुका है, बट चलें। अच्छा चले, नहीं एक्चुअली उसमें हम एक जब हम खेलते थे तो वी एंजॉयड अ लॉट बेसिकली। अब मेरे उसमें भाई भी थे, तो मेरे 2 छोटे भाई वो भी आ जाते थे, और हम इट वाज अ डाइवर्स ग्रुप। हर जो टीम हमारी जो खेलने वाली होती थी वो कोई डिफरेंट टीम होती थी, और नए नए लोग आते थे, एंजॉयमेंट नहीं होती थी। तो नूरा मतलब अगर आप इसको इस सेंस में ले लो कि जी किसी ने किसी को हल्की सी बॉल करा दी, या किसी को तेज बॉल करा दी कि मैंने तुझे नहीं छोड़ना, या तू मेरा दोस्त है मैं तुम्हें आहिस्ता से बॉल कराता हूँ, मैं तुझे आउट नहीं करूंगा। तो वो इस किस्म की थोड़ा सी नूरा कुश्ती टाइप चीजें जो है वो भी हो रही होती थी। तो बट इट वाज फन।
ओके नहीं एक्चुअली मैं शाहिद रज़ाक से भी मैंने क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने कहा कि हसन अब्दाल की कोई फन मेमोरी बता दें। डॉक्टर वहीद बाजवा से पूछा था, उन्होंने भी आई थिंक आपके ग्रेड स्कूल की किसी मेमोरी की बात की और समथिंग लाइक दैट। बट अजीम भाई का इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन था दैट आई चोज दैट वन कि ये शायद ज्यादा फन है। थैंक यू, आपने बता दिया। आई कुडंट रिलेट इट टू ये नूरा कुश्ती की बात हो रही है, बट दैट वाज अ फन क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड सो ग्लैड टू नो कि माशाल्लाह यू आर डूइंग सो वेल। बहुत सारी लर्निंग पॉइंट्स भी हमें पता चले। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। Thank you very much, Sana, and I wish best of luck for all the Nastians, not only in USA but all across the board. And I know that every one of us is doing great in their own fields, and I hope कि हम इंशाल्लाह तरक्की करते रहेंगे, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी फैमिलीज के लिए और एट अ ब्रॉडर लेवल अपने मुल्क के लिए। Inshallah. Thank you so much. Thank you everyone for watching. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।